मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमेश सर, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका केमिस्ट्री मेंटोर लेके हाजिर हूँ सोल्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है मेरे प्यारे बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोगों ने सोल्यूशन में पहले हिस्से में मतलब कुछ प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में बात कर लिया। फिर दूसरे हिस्से में आप कह सकते हैं दूसरे और तीसरे हिस्से में हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, राउल्स लॉ क्या है, हेनरी लॉ क्या है ना, डेविएशंस क्या हैं, ग्राफ्स क्या हैं, उनके बारे में समझा। और तीसरे हिस्से या चौथे हिस्से में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसमें, इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आप हिस्सा कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये मुश्किल है, बहुत आसान है। और वैसे भी बुद्धिमानों के लिए सब कुछ आसान ही होता है ना। आप बहुत इंटेलिजेंट हो आप सब। ठीक है, तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक लंबी सांस लीजिए एज यूजुअल और अपनी कहानी में लग जाते हैं। तो मैंने बोला हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला सवाल यही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है सर। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में, हम उन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा मिसिंग है तो मैं आपको याद दिला दूं, सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स क्या होंगे, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। और मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए तो याद रखिएगा सॉल्यूट हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 समझ लीजिए एक तरीके से, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात ही हम तभी करते हैं जब सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो। दूसरी बात, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। तब हम बात करते हैं उसमें किसके बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होगा तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके लिए दिया ही नहीं गया है। होता है ना, कंडीशन क्या है सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने की, तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए एंड सोल्यूशन का नेचर कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट। तो हम बात करें ऐसे सोल्यूशन की या हम बात कर रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टीज की जो किस पे डिपेंड करती हैं, इस सॉल्यूट के, ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है सॉल्यूशन में, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करें। नंबर ऑफ पार्टिकल पे, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, नंबर ऑफ पार्टिकल पे करें ना कि नेचर पे। उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एमसीक्यू में आ सकता है आपके लिए, विच इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखना, विच इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, उसके नेचर पे नहीं, नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे नहीं। ठीक, किसके नेचर पे डिपेंड करे, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करे। किसके नेचर पे डिपेंड करे, सॉल्वेंट के नेचर पे। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, सॉल्यूट के नेचर पे नहीं, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करे और सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपको लग रहा होगा ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा मेरे प्यारे बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप बोलते हो 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो नहीं पूछा भाई वाटर 1 ग्राम हो, 1 ml हो, 100 ml हो, 10 लीटर हो, 10,000 लीटर हो, सबका बॉइलिंग पॉइंट वही होगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। पार्टिकल का अमाउंट आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी नहीं है, ध्यान से सुनना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, उसी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर, क्लियर, बड़ा सिंपल सा फंडा क्या कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सर ने बोला है कि पहली बात तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, जो भी सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल अच्छे जानते हैं हम, मतलब जो स्किप ना करे, जो वेपर्स ना बनाए एट एनी हाउ, है ना, कुछ भी करने पे, हीट करने पे वेपर्स ना बनाए, तो उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट मैंने क्या बोला, डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, ऑब्वियसली उसमें वो मिक्स हो, ऐसा नहीं कि मिक्स ही ना हो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब जो डिपेंड करे सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे, उसके नेचर पे, किसके नेचर पे करे, सॉल्वेंट के नेचर पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। अच्छा ऐसा मत सोचना कि होती 10-20 हैं, सर 4 पढ़ा रहे हैं, हमारे सिलेबस में 4 ही होगा। नो मेरे प्यारे बच्चों, 4 टाइप्स की होती ही हैं। 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वैसे सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं, अभी मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और वैसे ही ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हमें क्या करना है, इनको एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस करना। ठीक है, तो चलिए कहानी को बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, वेपर प्रेशर। ऑलरेडी डिस्कस्ड है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन इट स्टेबलाइजेस इक्विलिब्रियम। इसके साथ कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन में जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए तो जो वेपर सरफेस ऑफ द लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अगर आपको थोड़ा सा नहीं याद हो रहा, अपनी कॉपी पलट लीजिए, पुराना वीडियो आपने देखा है एक बार फिर से देख लीजिएगा। वैसे मुझे पता है आप एकदम ईगरली वेट कर लेते हैं इस वीडियोस का, आपके पास आपको पढ़ने का बहुत मन कर रहा था, है ना, तो आपको याद हो, मैं आई नो, मुझे अच्छे से पता है। तो एक एक करके चलो निपटाते हैं। सबसे पहला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो तो आपको बात समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, ये मेरे पास, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट। प्यारे बच्चों ये मेरे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है मेरे पास। मैंने बोला, मान लिया कि मैंने इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, P0A। ठीक, ये क्या है, P0A। हमने इसमें क्या मिलाया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या मिलाया भाई, ऑब्वियसली बात हो रही कॉलिगेटिव की, तो क्या मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया। तो अब मुझे ये बताना है, देन इसका वेपर प्रेशर है जो प्यारे बच्चों, वो क्या हो गया, PS। सोल्यूशन हो गया ना, PS या P टोटल जैसे इसमें लिखा हुआ, PS हमने नाम दे दिया। अब समझो सिर्फ इतना, मुझे ये बताओ कौन ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा या मिलाने के बाद नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप जब मिला दोगे तो जो सोल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आपने बोला सर प्योर वाले का ज्यादा होगा। कैसे, ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछता था, है ना, आपको ध्यान से इस बात को समझना होगा। पहले समझो ना, ये सारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो हर जगह से क्या हो रहे थे, वेपर्स बन रहे थे, हर जगह से क्या हो रहे थे, वेपर्स बन रहे थे। आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया एंड आपको अच्छे से पता है सोल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर। तो इसका मतलब अब सरफेस पे ऐसी जगहें होंगी जहां अब सॉल्यूट भी होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो सॉल्यूट भी सरफेस पे होगा, और जहां ये होगा वहां से अब वेपर नहीं बन रहे होंगे। तो सोच के देखो, पहले पूरे सरफेस से वेपर बन रहे थे, और अब क्या है, जहां नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया होगा बाय मिक्सिंग, होमोजेनस मिक्सचर बना होगा सॉल्यूशन में, अब वहां से वेपर नहीं बन रहे होंगे। तो पहले वेपर ज्यादा बन रहे थे, बाद में कम हो गए, मतलब P0A ज्यादा होगा एज कंपेयर टू PS। P0A वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, कम। पहले में 100 था, बाद में हो गया 80। कितना कम हो गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना कम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे अरे 100 माइनस 80, 20 कम हुआ सर, तो वही मैं भी करूंगा, P0A माइनस PS। ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये टर्म क्या है प्यारे बच्चों, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुआ है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर मैं कंपेयर कर दूं, रिलेट कर दूं किससे, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट से, तो यही टर्म कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। जो आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसी की वजह से तो लोअरिंग हुआ है, तो ये किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब मैं कह रहा हूं आपसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया, P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू IB। IB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, यही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इट इज इक्वल टू द IB, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके इक्वल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा, मैं इसी फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, अगर मैं इसी फॉर्मूले को क्या कर दूं, एक्सपेंड कर दूं, तब क्या निकल के आएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं आप अच्छे समझ जाओगे। देखो, मोल फ्रैक्शन को हम लिखना जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली इसी सॉल्यूशन चैप्टर में। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब Na प्लस Nb, और ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया P0A माइनस PS अपॉन P0A, है ना। A मतलब सॉल्वेंट के लिए बोल रहा हूं, B मैंने यूज किया है सॉल्यूट के लिए। ठीक है, ये आपके सामने फॉर्मूला बन गया आपका, ये आपके सामने क्या बन गया, आपका फॉर्मूला। मतलब इसी फॉर्मूले को मैंने एक्सपेंड कर दिया
तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने फॉर्मूला क्या आ गया कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट को हमने लिख दिया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। एक्सपेंड कर दिया मैंने सिर्फ, ठीक है, मैंने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हमने सिर्फ क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। क्लियर, वेपर प्रेशर क्लियर है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसको बोला गया, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये भी आपको क्लियर है, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी आपको ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये भी आपने कहा मुझे क्लियर है। और अपॉन पी नॉट ए कर दिया तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये भी क्लियर है। और अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल। ठीक, ये आपने प्रीवियसली मैंने आपको निकालना सिखाया है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो यार मैं किस दिन काम आऊंगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। याद करिए आपने पढ़ा था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर होगा तो उस केस में क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो उस केस में क्या हो रहा था, राउल्स लॉ क्या कहता था, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता था, या पी टोटल किसके इक्वल हो रहा था, पी टोटल, या आप कह रहे हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल था, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सिर्फ सॉल्वेंट के, मतलब पी नॉट ए काई ए के इक्वल था। आपको याद आ गया होगा, हाँ, क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वजह से होगा नहीं, तो मैं इसी को प्यारे बच्चों ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पी नॉट ए रहने देते हैं, काई ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस काई बी। को पता है जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो मैं काई ए की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस काई बी। और आप एकदम सिंपल सा इस बात को देख सकते हैं, पी एस इक्वल टू मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी, या इसी से मैं कह दूँ ये इधर आ गया, ये हो गया पी एस माइनस पी नॉट ए अपॉन ये उधर जाके क्या हो गया, या मैं कह सकता हूँ काई बी इक्वल टू, एक साथ में लिख देता हूँ, तो ये अपान में क्या आ गया, ठीक है, सिंपल, वही जो अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था वही आपके सामने कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक, मतलब वो जो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इक्वल टू दिस, वो जबरदस्ती नहीं लिखा मैंने, यहीं से लिखा, कैलकुलेट कर सकते हैं आप भी। आपने तो पढ़ा है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी टोटल किसके इक्वल होगा, जब दोनों वोलेटाइल हो तब भी फॉर्मूला आपने लिखना सीखा था, जब सॉल्वेंट सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल तब भी लिखना सीखा था, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। और अभी जो मैंने किया, ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट, है ना, इक्वल टू एन बी एन ए प्लस एन बी। और अच्छे से आप समझते हो कि जब मैं कहूंगा कि मान लो सोल्यूशन क्या है, वेरी वेरी डाइल्यूट, जब बहुत डाइल्यूट हो तो क्या होगा, जो सॉल्यूट्स के मोल होंगे वो ना के बराबर हो जाएंगे, इसके कंपेयर में सॉल्वेंट्स बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो गया, सॉल्यूट ना के बराबर होगा, तो इसी फॉर्मूले में मैं Na को क्या कर सकता हूँ, इसी फॉर्मूले में मैं Nb को, Na तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ये Nb है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं क्या कर सकता हूँ ना के बराबर, तो यही फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, देखो पी एस मतलब सोल्यूशन, पी टी मतलब वैसे भी सोल्यूशन ही बोल रहा है, कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे बच्चों प्लीज, है ना। तो ये अब क्या हो गया, मैं यहाँ से Nb को कर दूंगा गायब, तो ये सिर्फ क्या बचेगा Nb अपॉन Na। आपके दिमाग में आएगा ऊपर वाला क्यों नहीं गायब किया, ये बेटा 100 प्लस 0.001, इसमें मैं ना भी ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवीजन तो करना पड़ेगा ना, उसको कैसे गायब कर सकते हैं ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये छोटी बेसिक सी बात है। तो मैंने क्या बोला, यही फॉर्मूला क्या बन गया फॉर द वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ये बन गया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए फॉर द वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। और मोल्स को आपको चेंज करना आता है, मोल्स किसके इक्वल होता है, मास अपॉन मोलर मास, जिसका भी मोल्स हो, अगर सॉल्वेंट का मोल है तो सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्यूट का मोल है तो सॉल्यूट का मोलर मास, वेट मतलब मास, और सॉल्यूट का मोलर मास। तो एनबी और एनए की जगह मैं लिख सकता हूँ, एनबी की जगह मैंने लिख दिया डब्ल्यू ऑफ बी अपॉन एम बी, और एनए की जगह हमने लिख दिया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो वो ऊपर गया तो उल्टा हो गया, है ना, और ये किसके इक्वल हो गया, मतलब पूरा का पूरा जो फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले लिखा था उसमें मैंने सबको सब्सटीट्यूट कर करके उसके फॉर्मूले पुट कर दिए, तो फाइनली आपको फॉर्मूला क्या निकल के आया, वो आया, ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला क्या निकल के आया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए को मैं क्या लिख रहा हूँ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और अपॉन एन ए था, अपॉन एन ए लिखूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक, और यही फॉर्मूला देखो लास्ट में लिखा है, और मुझे अच्छे से पता है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई, तो जो भी कैलकुलेशन होंगे वो इसी फॉर्मूले पे होंगे जिनके आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल के थ्रू भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका फर्स्ट वाला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड आई होप आप मेरी बात थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मेरी बात ध्यान समझेंगे। वेपर प्रेशर जानते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझते हैं सर,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समझ गए सर। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सबको एक सबका फॉर्मूला पुट करके फाइनली इस फॉर्मूले पे आ गए, और जब वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन था तो हमने एनबी को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। सिंपल, कुछ किया नहीं यार। जब चैंपियंस हो ये छोटी छोटी बात तुम्हें कहाँ डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कम ऑन। ओहो, चलो वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो, ठीक है, वही सेम खेल खेल रहा हूं जो उसके पहले खेला था मैंने। सबसे पहले आपके पास क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, तो हमने उसका बॉइलिंग पॉइंट नाम दे दिया। मैंने बोला इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टी नॉट बी, नॉट लगा दिया मतलब प्योर है, आप अच्छे से जानते हो, पहले भी यूज कर चुका हूँ। बॉइलिंग की बात हो रही तो टी नॉट बी। ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। जैसे मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिकम टी एस, क्योंकि अब तो सॉल्यूशन बन गया टी एस। फिर से वही सोचना है तुम्हें, कौन सा ज्यादा होगा, टी नॉट बी ज्यादा होगा या टी एस ज्यादा होगा। या तो सोच लो, या तो हेडिंग देखो ना, साफ साफ लिखी, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेट होना मतलब बढ़ जाना, एलिवेटर यूज करते हो ना ऊपर बढ़ चढ़ने के लिए, है ना, तो बढ़ना, एलिवेशन मतलब बढ़ जाना। तो क्लियर अपने आप ही है कि मिलाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि कैसे बढ़ जाएगा सर, तो खुद से सोचो ना, थोड़ी देर पहले मिलाया था तो वेपर प्रेशर कम हो गया था, तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो मुझे और वेपर बनाना पड़ेगा बॉयल करने के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर हो गया कम, तो मुझे और टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। क्लियर है, बड़ा सिंपल सी बात है ना। या ऐसे ही सोचो ना, मम्मी से पूछो, वो तुम्हें बता देंगे, कितना बेसिक सा फंडा है यार, तुमने कभी भी यूज किया होगा। आप देखते हो एकदम चाव उबल के निकल गिरने ही वाला होता है, आप उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दो तो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। क्यों, क्योंकि अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसको डालते ही, तो फिर वो जब टेम्परेचर मेंटेन करेगा तब थोड़ी देर बाद फिर से बॉयल होगा। क्लियर है, सिंपल सा फंडा है यार, केमिस्ट्री मतलब सिंपल, जितना तुम अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा तुम जानते हो, है ना, कुछ नहीं करना है, कोई चाइनीज नहीं बता रहा हूं तुम्हें, सिंपल सा फंडा है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने आप समझ जाओगे, और मेरे रहते तुम्हें समस्या हो तो यार फिर क्या फायदा मेरे रहने का। ठीक है, तो फंडा क्या कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, फंडा क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे ही हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब टी नॉट बी से बड़ा क्या होगा, टी एस। अब कितना बड़ा, पहले 80 था बाद में 100 हो गया, कितना बड़ा, फिर से वही खेल करोगे, बड़े से छोटे को माइनस कर दोगे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, टी एस माइनस टी नॉट बी। और मैं आपको अच्छे से बताऊं, फिर से वही अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब आपका थोड़ा दिमाग यूज होगा, मोलैलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलैलिटी के। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के मैं लिख सकता हूं, ध्यान सुनना, टी एस माइनस टी नॉट बी इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया, क्योंकि ये रिलेटेड बॉइलिंग से था तो स्मॉल बी बॉइलिंग से रिलेटेड लिख दिया, ऐसे मैं इसलिए बोला तो मैं याद हो। और मोलैलिटी को क्या लिखा है, स्मॉल एम। आपको अच्छे से पता है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। और केबी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है, कैसा, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मैं भी थोड़ी देर लिख भी देता हूं, आगे पीपीटी में आपको मिलेगा भी, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान से, टीएस क्या है, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, केबी क्या है सर, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एम क्या है, मोलैलिटी। अब मैं इसी को लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा टीबी, चेंज ही तो डेल्टा टीबी करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं, केबी को केबी रहने देता हूं, मोलैलिटी को एक्सपेंड कर देता हूं। याद करो मोलैलिटी कैसे लिखते हैं, मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, एंड मोल्स ऑफ द सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मैं लिख सकता हूं ए, यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए ए, इसमें होना चाहिए किलोग्राम में। बाकी बेसिक बातें आपको पता है कि अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर, मतलब तुम्हारा फाइनली फॉर्मूला रेडी है जिससे तुम्हें लड़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा फॉर्मूला रेडी है, तुम्हें इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिंपल, कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, खुद सोचो, मतलब तुमसे केबी पूछ रहा है व्हाट इज केबी, तो सोचो ना केबी कब होगा, केबी किसके इक्वल होगा,
डेल्टा टीबी के इक्वल होगा। डेल्टा टीबी क्या है? यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी किसके इक्वल हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब? जब मोलैलिटी हो जाए 1। खुद सोचो ना, अगर ये m की वैल्यू हो जाए 1 तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो गया? केबी के। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और व्हाट इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। या आप कह सकते हैं इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द 1 मोलर सॉल्यूशन। यार सॉल्यूशन की अगर मोलैलिटी 1 हो जाए तो Kb इक्वल टू डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। सिंपल है, तो बच्चों वाला खेल है ना। एक बार प्रैक्टिस कर लो खुद से बोल के कि हाँ ये तो हम लोग बहुत बार करते हैं ऐसे फिजिक्स में, यही तो ट्रिक है, यही तो दिमाग होता है लगाने का। तो उसको 1 कर दो, ये इसके बराबर हो जाएगा, स्टेटमेंट बोल दो, बात खत्म। ठीक। अब आपको लग रहा होगा सर ये ग्राफ क्या है? तो बच्चा ये ग्राफ बना है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो ये जो पॉइंट है रिप्रेजेंट कर रहा है किसका है? ये है, ये क्या है? ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, इसका ध्यान से देखो मैं क्या लिखा हूं, आप समझो ना। देखो ना, ये वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो गया तो आप बोलते हो ना कि सोल्यूशन बॉयल करने लगा। तो ये किसका है? सॉल्वेंट का। मतलब ये है किसका? T0B, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इस टेम्परेचर को ऐसे ऊपर मिला दिया तो आपको पता चल गया इस वाले पॉइंट पे क्या है, ये किसका है? सॉल्वेंट का। मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो ये हो गया किसका? सोल्यूशन का। इन्हीं दोनों के बीच का जो गैप है उसी को बोल रहे हैं डेल्टा टीबी, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफ सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा है, ये ग्राफ में क्या है आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये ग्राफ का मतलब यही है कि भाई ऑब्वियसली सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखो ये कम है यहीं पे है, और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे चैंपियंस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी बात को चलो समझ लेते हैं। देखो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन हमने अभी पढ़ लिया, क्या? टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सारा खेल वही है कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक अपने वेपर प्रेशर को पहुंचाना है। जब पहुंच जाएगा तो अपने आप आपका सोल्यूशन बॉयल होने लगेगा। ठीक, तो मैंने अभी आपको बोला एलिवेशन है, दैट मीन्स सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड देन फर्दर जो मैंने अभी आपको आइडेंटिफाई किया, कैलकुलेट किया, वही आपके सामने है कि डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनल को हटा के इंट्रोड्यूस किया कांस्टेंट के, बॉइलिंग से रिलेटेड था के बी, इसी को क्या बोलते हैं? देखो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और जब मोलैलिटी की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी, मतलब आपकी डिफिनेशन तैयार हो जाएगी, वही जो मैं आपसे बोल रहा था। यूनिट क्या होगी? मोलैलिटी की यूनिट तो हम सबको पता है ना। डेल्टा टी आपको वैसे भी पता है क्या है? टेम्परेचर है तो केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में होगी। तो के बी की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट अपॉन ये वाली। केबी की यूनिट क्या होगी भाई? इसकी यूनिट अपॉन दिस। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मतलब केल्विन और मोल्स को हम क्या लिखते हैं? मोलैलिटी को क्या लिखते हैं? मोल पर केजी। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक, और ये हर अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, तो ये अलग अलग सॉल्वेंट्स पे डिपेंड करता है कौन सा सॉल्वेंट है। जैसे मोस्टली तो एक क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर एंड बेंजीन के लिए नहीं देता। तो जैसे आप समझ लो वाटर के लिए क्या होता है? केबी की वैल्यू 0.52। वाटर के लिए केबी की वैल्यू क्या होती है? 0.52। जानने वाली बातें क्या है? व्हाट इज द वोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, समझ गए आप? जानने वाली बातें क्या है? केबी की यूनिट निकाल सकते हो आप, है ना। केल्विन किलोग्राम मोल, या केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में भी बोल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। सिंपल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप आसानी से ये बात कैलकुलेट कर लो। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि मोलल, आपको ये बात समझ में आ गई दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मेरे प्यारे चैम्प्स, मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप समझ में आ गया। सोच के देखो, नाम से बोला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा T0F। जब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे, फ्रीजिंग पॉइंट कम, नाम से ही कम हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, डिप्रेस हो जाएगा। कम होकर क्या हो गया? TS। कितना कम हुआ? ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर देना, T0F माइनस TS। सेम हो गई अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, इट इज इक्वल टू द मोलैलिटी। हटा के कांस्टेंट लिखोगे के, फ्रीजिंग से रिलेटेड है तो KF। मतलब तुम्हारे सामने फॉर्मूला क्या बन गया?
तुम्हारे सामने फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी नॉट एफ ना, टी नॉट एफ माइनस टी एस इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। सारा खेल वही, मोलैलिटी की जगह लिख देना, जैसे के बी को बोलते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वैसे के एफ को क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। लैटिन में इसको बोलते थे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सिंपल, सब कुछ खेल वही है। ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको मैं डेल्टा टी एफ भी लिख सकता हूँ, तो किसके इक्वल हो गया, के एफ इंटू एम। सारा खेल जो अभी आपने बॉइलिंग में किया है वही सारा खेल आपको किस में करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तुरंत समझ, कुछ करना ही नहीं तुम्हें। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपको अच्छे से पता है, फ्रीज मतलब क्या, जिसपे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलो फटाक से जल्दी से देखते हैं, आप तुरंत समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड वो किसके इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट। या बच्चों वाली भी आपको पता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम सॉलिड, उसको भी क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। कहानी फिर से वही है, ठीक है, कहानी फिर से वही क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो मैंने स्टार्ट किया ये बातें आपको समझाने के लिए थी, मैंने पहले भी समझा दिया है, डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सिंपल, डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एम के, एम को हटा के लिख दिया के एफ। के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सिंपल, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। अगर मोलैलिटी 1 कर दिया जाए तो टी एफ इक्वल टू के एफ, जैसे पिछली बार लिखा था वैसे वैसे लिख दोगे, यूनिट सेम होगी भाई, सब कुछ तो वही है। यहाँ पे टी एफ है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन और डिग्री सेल्सियस, मोलैलिटी अभी भी वही होगा, है ना, मोल्स पर किलोग्राम, बस आप सिंपल लिख दोगे, आपका काम। तो ये आसान है आपके लिए। थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने क्या बोला, अगर आपने मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टेंशन नहीं, आप बस अपने दिमाग में रखते जाओ फॉर्मूले, इन सब पे प्रैक्टिस करनी है ना। न्यूमेरिकल्स भी कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराने हैं, है ना, बिकॉज अभी कुछ एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गए हैं, तो आपको उसके बारे में भी ख्याल रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, डन है, डन है, हाँ एक बार मन में बोल दूं, मुझे सुनाई देता है। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं आगे। तो आगे बढ़ के अपने काम को बढ़ाते हैं। क्या फंडा कह रहा है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन मैंने आपसे पहले भी बोला, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। वैसे ही ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलो इतना रिवाइज करते हो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, और फिर कुछ लोचे होंगे इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चैम्प, टेक केयर, जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करिए। बाय।